Hello everyone, this is Shubham and I welcome you all to the channel SK Economics. आज हम डिस्कस करेंगे द इवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग ग्लोबली। दैट इज आज जो हम सेंट्रल बैंक्स देखते हैं ये कैसे इवॉल्व हुए, व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड द सेंट्रल बैंक्स, और जो आज वेरियस फंक्शंस जो ये सेंट्रल बैंक्स परफॉर्म करते हैं कैसे ये फंक्शंस एक के बाद एक ऐड हुए, राइट? सो लेट अस जस्ट अब अगर हम बात करें कि पहला सेंट्रल बैंक कौन सा था वर्ल्ड का, सो दैट वाज रिक्स बैंक एंड दिस वाज द स्वीडिश सेंट्रल बैंक। और ये कब सेटअप हुआ था? इट वाज सेटअप इन 1668, सो वे वे बैक। ओके, अब अगर कुछ बड़े सेंट्रल बैंक्स जो हैं जो आज हम देखते हैं वर्ल्ड में उनकी बात करें, सो वन इज द बैंक ऑफ इंग्लैंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड। ये फाउंड हुआ था 1694 में, सो स्टिल वेरी वेरी ओल्ड सेंट्रल बैंक। नाउ if we talk about Federal Reserve, so guys, अभी ये everyone knows that this is the most important central bank. So Federal Reserve, even though it is the most important central bank, but ये तो काफी it was a relatively late entrant to the central banking area because Federal Reserve was established in 1914 only, right? Now, and now if we talk about our own Reserve Bank of India, RBI, so RBI started its operations in 1935. Okay. अब अगर हम बात करें एट द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी, उस समय तक सिर्फ 18 ही सेंट्रल बैंक्स थे वर्ल्ड में, राइट? लेकिन इफ वी टॉक अबाउट टुडे, टुडे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे हैव अ सेंट्रल बैंक एंड honestly it is very difficult to imagine a country functioning without a central bank because अगर आप सेंट्रल बैंक देखोगे तो दे परफॉर्म अ प्लिथोरा ऑफ फंक्शंस, इतने सारे फंक्शंस होते हैं। सो हु विल परफॉर्म दोस फंक्शंस इफ देयर इज नो सेंट्रल बैंक, राइट गाइस? नाउ अब अगर हम सेंट्रल बैंक्स की बात करें, सो दीज आर वेरी यूनिक बैंक्स। ये कोई रेगुलर बैंक्स की तरह नहीं है। और यूनिक क्यों कह रहा हूं मैं इनको? क्योंकि दे आर यूनिक बोथ इन देयर फंक्शंस एज वेल एज देयर ऑब्जेक्टिव्स। सो जो नॉर्मल बैंक्स हैं उनके उनसे ये सेंट्रल बैंक्स के फंक्शंस भी डिफरेंट है और ऑब्जेक्टिव्स भी डिफरेंट है। एंड इफ वी टॉक अबाउट the central banks during the beginning, जब ये एस्टेब्लिश हुए थे, so उस समय पे इनका फंक्शन सिर्फ इतना ही था कि टू प्रोवाइड फाइनेंस टू द गवर्नमेंट टू मीट देयर वॉर एक्सपेंसेस एंड टू मैनेज देयर डेट। बिकॉज उस समय पे wars were the major, you can say, the economic activity. So उन सेंट्रल बैंक का काम सिर्फ इतना ही होता था कि वो गवर्नमेंट को फाइनेंस प्रोवाइड करते रहे टू मीट देयर वॉर एक्सपेंसेस, और फिर जो डेट है गवर्नमेंट का उसको भी वो मैनेज करते रहे। सो दीज टू वर दी टू मेजर फंक्शंस इनिशियली दैट द सेंट्रल बैंक्स हैड। सो इसलिए उस समय पे इनको कहा जाता था बैंक्स ऑफ इशू। और ये जो टर्म सेंट्रल बैंकिंग जो हम बात करते हैं, ये पहले ये टर्म नहीं था। पहले इनको कहा जाता था बैंक्स ऑफ इशू। और ये सेंट्रल बैंकिंग का टर्म है, सो ये तो बहुत बाद में आया है एंड इट केम ओनली इन द 19th सेंचुरी, राइट? नाउ अभी इनको स्पेशल कमर्शियल बैंक्स भी कहा जाता था। और अभी तो हम जानते हैं कि इनको लाइक वी टर्म सेंट्रल बैंक्स एज पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, बट ये जो नाम है ये भी कैटेगराइजेशन भी इनको काफी बाद में मिला था। सो अर्लियर दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्पेशल कमर्शियल बैंक। अब ये स्पेशल इसमें इसमें ऐसा क्या है? नाउ दिस द स्पेशल नेचर ऑफ दीज बैंक्स वाज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट चार्टर्स। और इन चार्टर्स ने क्या प्रोवाइड किया? it the charters made the central banks as the main bankers to the government, और एक मोनोपोली भी दी इन सेंट्रल बैंक्स को टू इशू नोट्स और करेंसी, राइट? सो बेसिकली दीज सेंट्रल बैंक्स वर द बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट। बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी हमने देखा कि ये गवर्नमेंट्स को फाइनेंस प्रोवाइड कर देते, राइट, टू मीट द वार एक्सपेंसेस। और जो करेंसी और नोट्स छापने की जो पावर थी, जो मोनोपोली थी, वो भी इन्हीं को दे दी गई थी। So that is why these were called as special commercial banks. इसके अलावा सेंट्रल बैंक्स जो हैं बाकी सब बैंक्स के भी अकाउंट रखते थे अपने पास, राइट? एंड दे यूज टू हेल्प और फैसिलिटेट द ट्रांजेक्शंस बिटवीन बैंक्स, और उनको वेरियस तरह की बैंकिंग सर्विसेज ही प्रोवाइड करते थे। सो दैट इज वाई एक नया फंक्शन और एक नया एक वैल्यू ऐड हुआ है सेंट्रल बैंक्स में, दैट वाज दे वर देन कॉल्ड एज बैंकर टू बैंक्स। क्योंकि जो बाकी बैंक्स थे
उनके वो ट्रांजेक्शन्स को फैसिलिटेट करने में हेल्प करते थे सेंट्रल बैंक, और बैंकिंग सर्विसेज भी देते थे इन बैंक्स को, राइट? सो दे वर नॉट जस्ट बैंकर्स टू द गवर्नमेंट बट बैंकर्स टू द अदर बैंक्स एज वेल। अब देखो कुछ चेंज होता है। अभी तक हमने देखा कि सेंट्रल बैंक्स के जो फंक्शन था, सो सेंट्रल बैंक्स वर द bankers of the government and bankers for the banks, right? And they had the monopoly to issue notes and currency, ठीक है। अभी क्या होता है, फाइनेंशियल पैनिक्स होते हैं कुछ, एंड these panics happened in the 18th and the 19th century, और काफी पैनिक्स हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये पैनिक्स का क्या मतलब है, ये पैनिक्स जो है ये बड़ा ही सीरियस प्रॉब्लम है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि एक बैंक फेल होता है, और एक बैंक के फेल होने की वजह से और भी बैंक फेल हो जाते हैं। दैट इज फेलियर ऑफ वन बैंक क्रिएट्स अ डोमिनो इफेक्ट, और फिर ये एक पैनिक जैसी सिचुएशन हो जाती है मार्केट में, राइट? और बैंक्स जो हैं, इफ यू लुक एट बैंक्स, बैंक्स आर इनहेरेंटली ससेप्टेबल टू दीज पैनिक्स, राइट? और क्यों? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर बैलेंस शीट। बैंक्स की बैलेंस शीट में कुछ खास ऐसा है कि जो इनको ना इनहेरेंटली बड़ा ही ससेप्टेबल बनाता है पैनिक्स के प्रति। अभी देखते हैं क्या है ऐसा इनकी बैंक्स की बैलेंस शीट में। Now, if you look at the balance sheet, so guys, you know that balance sheet has two major columns, that is asset and liabilities. अब जो ये बैंक्स हैं, बैंक्स की लाइबिलिटीज क्या है? दैट इज द डिपॉजिट्स ऑफ पीपल, एंड एसेट्स क्या है? एसेट्स एंड लोन्स। नाउ यू नो, जो लाइबिलिटीज हैं, डिपॉजिट, सो दीज आर शॉर्ट टर्म एंड लिक्विड, बिकॉज दीज आर डिमांड डिपॉजिट्स। सो कोई भी जिसने भी बैंक्स में अपने डिपॉजिट रख रखे हैं वो कभी भी वापस मांग सकता है बैंक से। सो दीज आर शॉर्ट टर्म एंड दीज हैव टू बी लिक्विड, बिकॉज कोई भी कभी भी मांग सकता है ये डिपॉजिट, सो बैंक्स विल हैव टू प्रोवाइड देम। नाउ लोन्स की बात करें, सो लोन्स आर ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म, राइट? लोन्स लॉन्ग टर्म होते हैं और इलिक्विड होते हैं, बिकॉज जो 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 पेमेंट है लोन से, सो दैट इज अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? ऐसा नहीं है कि एक बार में सारा लोन का पेमेंट आ जाता है, राइट? सो नाउ गाइज यू सी कि बैंक्स एंगेज इन दिस सो कॉल्ड मैच्योरिटी और लिक्विडिटी ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज these liabilities are short term while these assets are long term. So ये एक मिसमैच है, राइट? और यही मिसमैच जो है बैंक्स को काफी ससेप्टेबल बनाता है पैनिक्स के प्रति, बिकॉज अगर बहुत सारे लोग एक साथ चले जाएंगे डिपॉजिट्स मांगने के लिए अपने, सो फ्रॉम वेयर बैंक्स विल प्रोवाइड देम दीज डिपॉजिट्स, क्योंकि वो डिपॉजिट्स का मेजर चंक तो बैंक्स ने लोन दिया हुआ है, और वो लोन तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकवर होगा, राइट? सो दैट इज व्हाई बैंक्स आर ससेप्टेबल टू दीज पैनिक्स। और बैंक्स के जो फेलियर है, ये जो पैनिक हो जाता है, फाइनेंशियल पैनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फेलियर ऑफ बैंक्स एंड इट्स पोटेंशियल एडवर्स इंपैक्ट ऑन द रियल इकोनॉमी, इट इज अ वेरी सीरियस कंसर्न फॉर ऑल पॉलिसी मेकर्स। सो उस समय पे जब ये पैनिक्स हो रहे थे, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न बन गया था पॉलिसी मेकर्स के लिए, कि क्योंकि ये पैनिक्स की वजह से बैंक्स फेल हो जाते थे, और बैंक्स, एक बैंक फेल हुआ उसकी वजह से और भी बैंक्स फेल हुए, एंड देन इट इज अ वेरी डिवास्टेटिंग सिचुएशन फॉर एनी इकोनॉमी। नाउ अब ये सब देखते हुए एक एडिशनल फंक्शन ऐड किया गया इन द पोर्टफोलियो ऑफ सेंट्रल बैंक्स। वो क्या था, देखते हैं। एंड दैट फंक्शन वाज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। दैट इज, तब ये रिकॉग्नाइज किया गया कि भाई सेंट्रल बैंक्स जो हैं, दे शुड अज्यूम एन एडिशनल रोल, और वो रोल क्या है? दैट रोल इज ऑफ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अभी इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ पैनिक और क्राइसिस, जब कभी कोई पैनिक आ जाता है, फाइनेंशियल पैनिक आ गया, एक क्राइसिस आ गया, सो उस सिचुएशन में जो सेंट्रल बैंक है, इट शुड लैंड फ्रीली अगेंस्ट क्वालिटी कोलेट्रल एंड एट अ पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट इज, अगर कोई बैंक है और इट इज फेसिंग अ पैनिक, so many people are coming to the banks to demand to take out their demand deposits, so वो एक साथ वो डिमांड मीट नहीं कर पाएगा वो बैंक। सो इस सिचुएशन में अगर सेंट्रल बैंक उसको फंड प्रोवाइड कर दे फ्रीली अगेंस्ट क्वालिटी कोलेट्रल एंड एट अ पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, गाइस पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होगा, क्योंकि अदरवाइज अगर बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे सेंट्रल बैंक्स उनको पैसे देने लगा, सो दिस दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ मोरल हैजार्ड, बिकॉज फिर बैंक सोचेंगे कि कभी भी कोई दिक्कत हुई तो तुरंत चले जाओ सेंट्रल बैंक के पास और फ्री में पैसा ले लो। बट ऐसा नहीं, वो पैसे मिलेंगे अगेंस्ट क्वालिटी कोलेट्रल, एक क्वालिटी कोलेट्रल देना होगा बैंक्स को, और एट अ पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसे मिलेंगे। बट ये जो पैसे मिले, अब इससे क्या हो सकता है?
Now, a bank that is facing a run by its depositors or lenders can tide over temporary liquidity problem in the stress period by borrowing from the central bank. ये जो बोरोइंग है ये हेल्प कर सकती है जो टेम्पररी जो एक मिसमैच हो गया बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटी, एक लिक्विडिटी क्रंच जो आ गया बैंक में, सो ये अगर सेंट्रल बैंक कुछ पैसे प्रोवाइड कर दे तो ये क्रंच अवॉइड किया जा सकता है, राइट? एंड इट कैन पे ऑफ द डिपॉजिटर्स एंड बाय सम टाइम बिफोर थिंग्स काम डाउन। थोड़ा सा बैंक्स को टाइम मिल जाएगा एडजस्ट होने में, राइट? डिपॉजिटर्स को भी काम करेगा क्योंकि डिपॉजिटर्स को पता पड़ेगा कि ओके, दिस बैंक कैन सेटिस्फाई आवर विड्रॉल फॉर डिमांड डिपॉजिट्स। अभी सबसे होता क्या है ना, अब ये सब क्राइसिस के बीच में अगर बैंक्स कैन नेविगेट दिस पीरियड विदाउट बिकमिंग इंसॉल्वेंट, सो देन दिस क्राइसिस कुड बी अवर्टेड। और बस इतना ही पता चलना कि एक बैंक जो है वो अब डिमांड डिपॉजिट्स का विड्रॉल को मीट कर पा रहा है, दैट विल इटसेल्फ काम द अदर डिपॉजिटर्स। जो ऐसे डिपॉजिटर्स हैं जो अभी सोच रहे हैं कि हमें भी बैंक जाना चाहिए हमारे डिपॉजिट्स निकालने के लिए, अगर उन्हें पता पड़े कि नहीं, उस बैंक के पास फंड आ गए हैं अब और वो मीट कर पा रहा है डिमांड, द विड्रॉल ऑफ डिमांड्स, तो फिर वो लोग अब नहीं जाएंगे अपना पैसा निकालने, बिकॉज दैट अनसर्टेनिटी क्रिएट्स द पैनिक। अगर लोगों को लगे कि वो बैंक्स के पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि वो सबकी डिमांड पूरी ना कर पाए, तो सबके सब लोग जल्दी जाना चाहेंगे और अपने पैसे निकालना चाहेंगे। बट जैसे ही उनको पता पड़ा कि दैट दिस बैंक हैज मनी, वो सेंट्रल बैंक ने उसको पैसे दे दिए हैं, सो दैट विल काम डाउन द डिपॉजिटर्स, राइट? एंड नाउ जस्ट इमेजिन अगर ये फंक्शन नहीं होता, अगर ये लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट वाली फैसिलिटी नहीं होती, उस केस में बैंक्स क्या करते? देन बैंक्स मस्ट रिजॉर्ट टू फायर सेल ऑफ देयर एसेट्स, उनको खुद के एसेट ही बेचने पड़ते फिर, क्योंकि जो डिपॉजिटर्स की डिमांड है वो तो किसी तरह पूरी करनी होगी, और वो पूरी करने के लिए अगर उनके पास फंड नहीं है तो फिर वो अपने एसेट्स बेचेंगे, और व्हेन दे विल सेल देयर एसेट्स, सो दे विल सेट एट अ डीप डिस्काउंट। ऐसा नहीं कि उनको बहुत अच्छी प्राइस मिल जाएगी अपने एसेट की, क्योंकि वो इकट्ठे सारे अपने एसेट बेचेंगे, सो ऑब्वियसली दे विल नॉट गेट अ गुड प्राइस फॉर दैट। So now, because of all these things, because of these financial panics which happened, so एक additional function add किया गया central banks के portfolio में, and that was the lender of last resort. Now this is additional to the function of banker to the government and banker to the banks. So तीन function अभी तक हमने पढ़ ली है, that is banker to the government, banker to the banks, और अभी latest addition is lender of last resort. All right, guys. So this is it for this video. I hope it was useful, and if you find the videos useful, then please like the video and subscribe to the channel. And I'll be coming up with some more videos in this series of the evolution of central banking globally. Till then, thank you and goodbye.